हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूल में। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1। आप सोचते होंगे इतनी टाइम फिजिक्स चैप्टर 1 कौन पढ़ेगा नहीं, ओनली एग्जाम की प्रिपरेशन है। इसी से 2 वीडियो मात्र बनाऊंगा, एग्जाम की फुल तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार एग्जाम की तैयारी होगी। इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद फिर आपका एकदम से तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी। अगर इस प्रकार पढ़ेंगे तुम्हारा बढ़िया स्कोर हो सकता है 90+। क्या है चैप्टर 1 देखो किस प्रकार पढ़े। ऐसे जब हम पढ़ेंगे तुम्हारी बढ़िया से तैयारी होगी। एक उसमें बढ़िया पढ़ लिया, उसके बाद 5 से 6 7 8 क्वेश्चन कर लिया आराम से, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं होने वाला हो। बहुत टफ पेपर नहीं आता, पेपर को मानसिकता में ले लिया जाता है। इसको पढ़ो, उसके बाद इसी प्रकार धीरे धीरे 6 7 चैप्टर 8 चैप्टर जितने भी 8 10 चैप्टर, उनको एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर करना। कैसे कवर करना है? 1 से 1.5 घंटे लो, चैप्टर कवर। क्योंकि अब अगर डीपली पढ़ना चाहते हो तो अब डीपली यू हैव नो टाइम। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप पढ़ नहीं सकते हो, यू कांट स्टडी। अब आप स्टडी कर ही नहीं सकते हो, आपको बहुत संक्षेप में पढ़ना है। एक पढ़ाई जिस प्रकार पढ़ा जाता है उस प्रकार पढ़ना है। तो मैंने कहा कि चैप्टर 1 तुम्हारा जो था विद्युत आवेश वाला चैप्टर था। विद्युत आवेश वाला चैप्टर था। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो आज पहले विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र के, उसके बाद द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विध्रुव के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय। उसके बाद गॉस के प्रमेय के बाद बस स्थिर विद्युत एवं विद्युत धारिता, इस पे चलेंगे। तो इसके क्वेश्चन कुल मिला के अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन हम करते चलेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे फिर आएंगे। तो फिर इसी प्रकार धीरे धीरे तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कोई बहुत नहीं है, कुल मिला के समझो 5 से 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। 6 7 चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा। उसके बाद तो डीपली पढ़ना ही नहीं। तो मैंने कहा कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश है क्या? क्योंकि जब तुमको विद्युत आवेश, विद्युत धारिता दे, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत आवेश, आवेश क्या है? आवेश इसमें दिया गया है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश पदार्थ का वह गुण कि जो चार्ज होता है, चार्ज विद्युतमय का मतलब होता है कि उसके अंदर विद्युतता आ जाती है, वो फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ये गुण बताया गया चार्ज पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतमय हो जाता है। कोई भी पदार्थ हो विद्युत आ जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, आवेश होता है। या इसका अनुभव करता है, या फिर उसका अनुभव करेगा। अनुभव बोले तो या फिर आकर्षण करेगा, फिर प्रतिकर्षण, उसका एक अनुभव करेगा कि हाँ यहाँ पर चार्जेस हैं। आवेश से अदिश राशि, आवेश से क्या है? अदिश राशि। सदिश और अदिश तुमको पता होगा, जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश बोलते हैं। सदिश तब भी नहीं होता जब वो सदिश नियम का पालन करे, तब वो सदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या है? जिसका परिमाण 2 पर दिशा, दिशा 2 पर उसका कोई परिमाण नहीं है। तो इसी प्रकार से कंडीशन अदिश राशि है। इसका कोई दिशा नहीं होती, इसकी विद्युत आवेश का कोई दिशा नहीं होता। इसका एक क्षेत्र होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती कि यहाँ से सिर्फ यही जाना तो यही जाना, ये की ही दिशा है। ये इधर से भी जाएगी, इधर से इधर से इधर से भी। अगर बीच में इसकी अर्थिंग मिल गई तो वहां से भी कट जाएगी, अर्थात इसके कई दिशा होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसके क्या होते? कोई दिशा नहीं। अब उसके बाद तुम्हारा दिया गया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अब पॉजिटिव सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्सन फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, बोले तो सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और जो भिन्न भिन्न चार्जेस होते हैं वो दूसरों को पास में खींचते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन मारते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये होता है। उसके बाद दिया विद्युत आवेशों को मूलभूत गुण। मूलभूत गुण, आवेश के कुछ गुण होंगे, हर व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, कुछ हर चीज होती है, उनके कुछ होते हैं। तो क्या होगा? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी विलगित निकाय में आवेश नियत होता है। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है? कोई भी निकाय ले लो, वहां पर आवेश तुम्हारा नियत रहेगा। अगर मैंने बोला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें दे दिया तो बोला उसमें चार्ज खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसमें से इसमें आ गया, यानी उसका बैलेंस इसमें आ गया। जैसे मैंने कहा कि अगर इन दोनों छड़ी को हमने रगड़ा आपस में तो ये चार्जेस उत्पन्न होगा, इससे इलेक्ट्रॉन गए
तो इसमें कमी नहीं, इससे जो इसमें गए हैं तो इसका संतुलन तो बना, ये रद्द नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गए। तो ये क्या बोले तो ये नियत रहता है। क्या कहता है? नियत रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? किसी विलगित निकाय में आवेश नियत रहता है, यानी आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ओनली आवेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण करना है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश का क्वांटीकरण जो है आवेश एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज को बोले तो आवेश कभी ये नहीं होता 1.2 1.3। इसको देखो, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश पूर्ण गुणज में होता है। आप इतना समझिए कि प्रकृति में जितने भी आवेश हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। जैसे बोले तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्लस माइनस से इसको इसके 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने होंगे ये कुछ भी, इसको हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। इसको ई से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। जैसे जिस प्रकार आप पेन लेने जाओ, सपोज दैट आप पेन लेने जाइए, जल्दबाजी में थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप पेन लेने जाइए और पेन कैसा ले लीजिए, आप जाइए किसी भी दुकान पर, आप उससे कहिए मुझको पेन दे दीजिए, तो तुम यही बोलोगे 1 पेन दे दीजिए, 2 पेन दे दीजिए, 1 दर्जन दे दीजिए, आधे दर्जन दे दीजिए। आधे दर्जन बोलोगे तो 6 पेन देगा, 1 दर्जन बोलो तो 12 पेन दे देगा, 1 पेन 2 पेन 3 पेन। ये तो कभी नहीं बोलो कि आधा पेन दे दीजिए, 1.2 पेन दे दीजिए, कभी बोलो। उसी प्रकार भी हमारा जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, जो आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वो कभी ये नहीं होता 1.2 इलेक्ट्रॉन 1/2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार नहीं होता, समझना। ऐसे इस फॉर्म में होता है, ठीक। ये क्या होता है? इस फॉर्म में होता है, पूर्ण गुणज के फॉर्म में होता है। इसका मूल आवेश, इसे मूल आवेश भी कहते हैं। कभी पूछ ले कि जिसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश क्या है तो समझ लेना। आवेश, मूल आवेश एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है जिसको मूल आवेश कहते हैं, और यह जो गुण होता है, नहीं समझना, जिसको मैं पूर्ण गुणज रूप में, ये मूल आवेश है। और जो मेरा गुण है मूल आवेश होने का, कि ये गुण है इसका, उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का यह गुण क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आया कि नहीं? आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है जिसको मूल आवेश कहते हैं, और यही पूर्ण गुणज होने का जो गुण है, इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत रोधी एवं विद्युत चालक। विद्युत रोधी एवं विद्युत चालक है क्या? विद्युत रोधी एवं विद्युत चालक है क्या? तो सबको पता है कि विद्युत रोधी और विद्युत चालक है चीज क्या। तो विद्युत रोधी क्या चीज है, विद्युत चालक क्या चीज है, ये सभी चीजें को इसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट। विद्युत रोधी, देखो विद्युत रोधी क्या है? जो विद्युत धारा को रोकता है। रोधी माने रोकना और चालक माने चलाना, सीधा फंडा है। रोधी माने रोकना और चालक माने चलाना। कंडीशन फॉलो करो। रोधी माने रोकना और चालक माने चलाना। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको भी पढ़ाना है। ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं पाए की बार, नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा थोड़ा। 2 मिनट। हाँ, तो तुम्हारा है विद्युत रोधी विद्युत चालक। विद्युत रोधी क्या होता है? विद्युत का विरोध करने वाला, मतलब वह पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ और विद्युत चालक पदार्थ। तो तुमको सेम कंडीशन समझ में आना चाहिए कि वह पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह सुगमता से नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। अर्थात तुमने क्या समझा कि वे पदार्थ, क्या समझा कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ये चेयर है, इस चेयर में तुम लगा दो तार, देखते हैं इलेक्ट्रॉन जाएंगे? नहीं जाएंगे, विद्युत जाएगा ही नहीं। आप इसमें, इस पेन में, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कि क्या हुआ? जैसे मैं जा रहा हूँ, सपोज दैट मैं चार्ज हूँ, मैं क्या हूँ? चार्ज हूँ। तो मुझको जो रोक ले वो विद्युत रोधी,
वो आकाश रोधी समझो, और जो मुझको रोक ना पाए वो आकाश चालक। समझ में? तो कंडीशन सेम है कि जो विद्युत को रोक ले उसको विद्युत रोधी पदार्थ, और जो विद्युत को ना रोक पाए विद्युत चालक। रोक कौन नहीं पाता है? धातु। धातुएं क्यों नहीं रोक पाती? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण धातुएं क्या होती? चालक होती हैं। Ag, Fe, Cu, कॉपर जो भी हो, Au मतलब जितने भी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें तुम्हारी क्या धातु हैं, और जितनी भी धातुएं हैं वो सारी आपकी विद्युत चालक होती हैं। वो सारी आपकी क्या है? विद्युत चालक। वो सब आपकी क्या है? विद्युत चालक। अब वाले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु हैं, सीधा फंडा समझो। एक बिंदु ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। Q1 Q2 वीडियो में पढ़ाया गया है। इनके बीच की दूरी r है। तो किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य कोई बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण पर, कोई तो बल लगेगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों के गुणज के, यानी इन दोनों के Q1 व Q2 के गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी दूरी, दूरी जो r है इसके वर्ग के स्क्वायर के, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मानी 1/r स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F बराबर Q1 Q2, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक ऐसे लिखेंगे। उसके बाद F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल हटेगा तो K आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। देखो अब देखो सीधा फंडा। मैंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश हैं, सीधा फंडा ऐसे Q1 Q2, इनके मध्य लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अगर दो चार्ज हैं, अगर मान लो एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, तो इन दोनों चार्जों के बीच जरूर कोई ना कोई बल लगेगा, चाहे ट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। ये मैं नहीं मानता हूँ, कोई भी चार्ज, मैंने तो सेम और डिफरेंट चार्ज नहीं बताया, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा और इन दो चार्ज में जो गुणनफल होगा उनकी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती होगा तथा इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अर्थात ये जितना बढ़ेगा ये उतना ही घटेगा। दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी उसके बीच का फोर्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा। फोर्स अभी तक जैसे मैंने कहा कि इतने और इतने के मध्य ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर कम, विद्युत क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी जो तुम्हारी फोर्स है Q1 Q2 के बीच वो तुम्हारा घटता चला जाएगा। ये मैंने बताया था अगली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में कहीं बताया था कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फायदा देखो, F प्रोपोर्शनल हटेगा तो K आएगा, Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर, यही आया। जहां K इक्वल टू, K तुम्हारा एक नियत है, K बराबर तुम्हारा एक इसका एक होगा, क्या होगा? जहां K तुम्हारा क्या नियत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, K तुम्हारा नियत है और K की वैल्यू जो तुम्हारी होगी, जहां K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, जहां 10⁻8 है 10⁻9, सॉरी 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और K इक्वल टू तुम्हारा जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होगा, और एप्सिलॉन नॉट का भी मान 9 इंटू 10⁻9 मीटर होता है। तो तुम्हारा टोटल है बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसका कंप्लीट फार्मूला यही हुआ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई का मान 3.14 Q1 Q2 3.14 इंटू में ये जितना वैल्यू दिया है 9 इंटू में 10 टू पावर 9, ये तुम टोटल मल्टीप्लाई कर लेना तो 8.85 समथिंग कुछ 8.85 इंटू 10 पावर -12 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका तुरंत एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट जहां क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता है। ऐसे इसकी पूरा वैल्यू निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले वाली क्लासों में तुमने पढ़ लिया। अब याद तुमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करना है। क्या याद करना है? कूलॉम का नियम याद, कूलॉम के नियम में क्या याद करना है? सिर्फ यही याद करना है, बराबर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। बाकी तो यही तुमको टोटल निकल में आ जाएगा। अब आया बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोला? तो अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है कि जैसे कोई एक बिंदु है इस पॉइंट, इससे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, तो सबका अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे होगा? जैसे मैंने कहा F बराबर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल का योग जो होता है वो समान होता है, यानी इसका योग होता है। जैसे मैंने कहा एक हिसाब से समझो, कुछ मैंने कहा नहीं, सिस्टम से समझो। जैसे मैंने एक के कारण F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, कोई दिक्कत नहीं। 1 F बराबर क्या? F1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो निकले, ये तो निकलेगा। उसके बाद Q2 Q3, Q2 के कारण Q2 Q1, कोई U1 ले लो या Q1 Q2 या Q2 या Q3 Q2, एक ले लो, Q2 ले लो। Q3 के कारण Q2 पर लगने वाला है Q3 Q2 R स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q2 अपान में R स्क्वायर। ऐसे जोड़ दो तो तीनों का योग होता है, यानी एक का योग प्लस एक का योग। अर्थात एक पॉइंट पर किन्हीं दो पॉइंट मार रहे हैं। अर्थात मैंने कहा कि एक पॉइंट ले लिया Q2, इस पर Q1 भी बल लगा रहा है, इस पर Q3 भी लगा रहा है, इस पर Q4 भी लगा रहा है, तो इनका जो बल होगा वो F1 F2 F3, जो F1 F3 होगा वो का योग हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड अध्यारोपण का सिद्धांत। बोले तो क्या हुआ कि किसी एक बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर किसी अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया फोर्स आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात उनका आपस में योग होता है। F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक या F इनफाइनाइट, जहां तक तुम करना चाहो कर सकते हो। ये बोला अध्यारोपण का सिद्धांत। अब विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। भाई कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रख दिया कोई चीज और यहाँ पर लाया माइनस, यहाँ पर भी लाया प्लस, यहाँ पर लाया माइनस, यहाँ पर लाया प्लस, तो इसकी ये इसको खींच लेगा अपनी ओर, पर इसको दूर भगा देगा। इसको क्या करेगा? इसको दूर भगा देगा, इसको भी दूर भगा देगा। तो क्या हुआ कि जब किसी एक आवेश के मध्य, आवेश के चारों ओर, ये आवेश एक आवेश है और इसके ये चारों ओर का क्षेत्र है, एरिया है, ये क्या है? इसके चारों ओर का क्षेत्र है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये कमरा है तो एक हॉल है पढ़ाने के लिए, जैसे सपोज दे तुम्हारा, तो एक हॉल तुम्हारे पढ़ाने को वो क्षेत्र हुआ, तो उस क्षेत्र में जो आएगा या फिर अध्ययन पाएगा या फिर मजा लेगा, तो कुछ काम करेगा ना उसमें। तो क्या मैंने कहा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश किसी चार्ज के चारों ओर आवेश है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी एक आवेश को ले जाने पर, आवेश नहीं ले जाओ तो क्या तुमको अनुभव होगा? क्या मुझको अनुभव होगा? किसमें अट्रैक्शन है कि रिपल्सन? हमको तो अनुभव करेगा नहीं, पर ये करेगा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, किसी अन्य आवेश को रखो उसके पास ले जाने पर, वही आवेश जिसको ले गए, जैसे प्लस आवेश है, इसके बाद मैंने माइनस प्लस दो ले गए, तो वो या अट्रैक्शन मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आकर्षण का अनुभव कर रहा है, ये प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। किसी एक आवेश में अन्य आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र का वह क्षेत्र जिसमें
किस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र को ई से हम दिखाते हैं, ई से विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई परीक्षण आवेश, यहाँ कोई परीक्षण आवेश उपस्थित होगा विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षा करेगा। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगाए जाने पर फोर्स, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट की निष्पत्ति को, देखो किसी परीक्षण आवेश में लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम जब उसी परीक्षण आवेश से भाग देते हैं तो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। निष्पत्ति बोले तो कि विद्युत क्षेत्र मान लो तुम सपोज दे कि क्या है, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, ये क्या विद्युत क्षेत्र है, इसमें परीक्षण आवेश कोई रखा मान लो Q नॉट, यहाँ पर मान लो कोई Q नॉट रखा, इसको यहां से यहां तक ऐसे, इसको ऐसे ले जाने में यानी F कार्य करना पड़ेगा। तो F कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये बल कार्य कर रहा है, उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र कहता है। इस परीक्षण आवेश को ये तो खिसकाएगा या तो इधर लाएगा या तो उधर ले जाएगा, तो इसी निष्पत्ति यानी इसको भाग देगा अपने से, तो क्या करेगा इसको, इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E बराबर F अपान में Q नॉट कहते हैं। E बराबर F अपान में Q नॉट बोलते हैं। E बराबर F अपान में Q नॉट कहते हैं। E बराबर F अपान में Q नॉट होता है और F कहीं कहीं लिखा होता है F बराबर E Q नॉट। E Q नॉट लिखा हो तो ये मत समझना उस पर जो लगाया गया फोर्स होता है वो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र और परीक्षण आवेश के गुणनफल के क्या होता है, वो बल बराबर होता है। ये कभी ध्यान में मत देखना तो कोई दिक्कत। अब तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव बना। वैद्युत ध्रुव क्या कहता है? वैद्युत द्विध्रुव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, आराम से भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव का एक फार्मूला 2p/r3, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो होगा अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, उसके बाद फिर जो होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? किसी विपरीत -q + q a अर्थात ये कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर स्थित है। कोई विपरीत आवेश, क्या मैंने कहा कि कोई विपरीत देखो किसी समान परिमाण, इसका परिमाण समान यानी एक ही पथ में दो आवेश, वो भी भिन्न प्रकार के दो आवेश यदि अति अल्प दूरी पर, थोड़ी दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार का जो बना निकाय होगा उसको हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इस प्रकार का जो बना निकाय होगा वैद्युत द्विध्रुव, एक ही परिमाण में, एक ही पथ में दो भिन्न भिन्न आवेश 2a दूरी पर रखे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अर्थात तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव P बराबर बोलते हैं, P बराबर Q इंटू में 2a, P बराबर Q इंटू में 2a, P बराबर Q इंटू में 2a, P बराबर Q इंटू में 2a। और मोड इसका क्या है? डायरेक्शन इसका है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं P मॉड, डायरेक्शन इसको इधर से इधर का है, तो बराबर 2 Q इंटू में 2a, Q इंटू में 2a, यही तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। यही तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है माइनस से प्लस की ओर, इधर से इधर को इसकी डायरेक्शन होती है। समान परिमाण में दो विपरीत आवेश किसी दो दूरी पर यानी 2a दूरी पर स्थित हों तो उस प्रकार का जो बना निकाय होगा वैद्युत द्विध्रुव होगा, जिसकी दिशा
माइनस से प्लस की ओर होती है और विद्युत द्विध्रुव को P से दिखाते हैं, P बराबर Q इंटू में 2A और P मोड बराबर क्या होता है Q इंटू में 2A। यही तुम्हारा होता है विद्युत द्विध्रुव। अब तुम्हारा आया, अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको हम टाउ से दिखाते हैं, इसको हम किससे दिखाते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या होता है P इंटू में E। टाउ बराबर क्या होता है P साइन थीटा। तुमको इसको टाउ से दिखाते हैं तो टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा, P साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। उसमें पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में, ऐसे इधर को जब निकाल साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। अभी आगे में तो बताएंगे टाउ बराबर P। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से इधर क्या होगा अक्षीय स्थिति, इधर से इधर तो P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा E बराबर विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में इसकी तीव्रता तुमको बताना है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू में R स्क्वायर। तो क्या 2P इंटू में R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर R क्यूब। यही होता है बस न्यूटन का कूलम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर से करवाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में देखो। अक्षीय स्थिति में जो होता है, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव विभव तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू में R क्यूब, ठीक। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। तो दोनों में एक ही अंतर है, अक्षीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब, इसमें P अपॉन में R क्यूब। अक्षीय में ये होता है और निरक्षीय में केवल समांतर में आ जाता है। तो इसका इधर से और इसका इधर से जब दूरी करेंगे तो द्विध्रुव के मध्य लगने वाला विभव, और वो आगे बताया था उसमें मैंने, तो वही होता है बहुत सेम। मैंने इस प्रकार पढ़ाया कि आपको अब ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। उसके पहले पढ़ेंगे हम, उसके पहले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बोले तो 6 7 8, इसमें 10 to 12। इसमें तुम्हारा 12 से 15 क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे 12 क्वेश्चन है। पहले 12 क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर गॉस का प्रमेय में चलेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे रेगुलर तैयारी होगी। आने वाली वीडियो में तुम्हारी केमिस्ट्री होगी इसी प्रकार। जय हिंद जय भारत।